Very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Measurement, evaluation and statistics in education class में Good Good afternoon, afternoon. ma'am. good afternoon. Good afternoon all. Measurement, evaluation and statistics in education की previous classes में हम लोग पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के विषय में पढ़ रहे थे और अब हम लोग आगे थे काई स्क्वायर टेस्ट पे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने काई स्क्वायर टेस्ट पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें कि हमने ये टेस्ट करने की कोशिश की थी कि हाइपोथेसिस जो कि बोलती है कि ये जो दो सैंपल्स हैं, ठीक है, जो आपका सैंपल है उसमें हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी की चेकिंग हम लोगों ने की थी कि बेसिकली अगर कोई आपका कह सकते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसा है या कोई चीज़ ऐसी है जो कि थ्योरेटिकली उसमें जो डिवीजन होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का वो बराबर होना चाहिए, लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया तो उसमें फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आई। अब रिसर्च चेक करना चाहता है कि क्या ये हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी के अनुसार क्या इसमें जो चांसेस हैं सभी कैटेगरीज में आने के वो इक्वल इक्वल हैं कि नहीं है। तो उस पर बेस्ड हम लोगों ने कल एक न्यूमेरिकल किया था, डाइस पर बेस्ड था, और इससे पहले हम लोगों ने किया था जो कि आपका था स्ट्रीम्स पर बेस्ड कि बीएड में एडमिशन लेने अगर कोई बच्चा जाता है तो क्या सभी स्ट्रीम्स के चांसेस इक्वल होते हैं। तो उसको हमने काई स्क्वायर टेस्ट से पता लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, वीरेंद्र ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एजम्पशंस के बारे में, तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं एजम्पशंस की। एक बार फिर से बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एजम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, आप सभी को पीपीटी दिख रही है, विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो मैम पीपीटी नहीं दिख रही है। हो रहा है। नहीं दिख रही है? स्क्रीन पे हो रहा है लेकिन PPT नहीं दिख रहा है। Time में PPT नहीं वन सेकेंड वन सेकेंड वन हम सेकेंड शेयर हुआ है लेकिन पीपीटी नहीं दिख रही। नहीं ओके, एक सेकेंड आप रुक जाओ। Yes, ma'am. तो अब आप लोगों को विजिबल है पीपीटी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एजम्पशंस की एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस थे। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि काई स्क्वायर टेस्ट हमारा क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो कोई भी रिजिड एजम्पशंस इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन चाहे पैरामीट्रिक टेस्ट हो या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो, उसमें कोशिश की जाती है कि जो आपका सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट किया गया हो, क्योंकि रिसर्च का मेन काम क्या होता है कि आप उसकी फाइंडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई कर पाना। ठीक है, अगर आपका सैंपल रैंडम नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पॉपुलेशन का, तो आपकी जो स्टडी है वो ऑलमोस्ट तो अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का, तो आपकी फाइंडिंग्स भी कहीं ना कहीं बायस होती हैं, और उस केस में हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश की जाती है कि सैंपल का जो सिलेक्शन हो वो रैंडम तरीके से किया जाए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस का पता ही है आपको कि जब सिलेक्शन किया जा रहा हो पॉपुलेशन से सैंपल में, तो उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक यूनिट का सिलेक्शन किसी दूसरी यूनिट की सिलेक्शन पर निर्भर ना करे। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट सैंपल का हमने चयन कर लिया, अब सेकंड वाले का जो सेकंड वाले सैंपल यूनिट का जो चयन है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर काई स्क्वायर टेस्ट के लिए सीगल ने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड के बारे में बताया है कि काई स्क्वायर टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं, अभी तो हमने जो किया था तो उसमें बेसिकली एक ही आपके क्या कह सकते हैं कैटेगरीज थी, एक ही सैंपल था। अब आगे हम लोग जब करेंगे, जब आपका वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपको देख सकते लिखा ना, इन केस ऑफ डाइकोटोमी
none of the expected frequency should be less than 5. In case of dichotomy, dichotomy मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल जो क्या हो, दो में स्प्लिट हो। जैसे आपका जेंडर है तो मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, तो ये दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जब आपका कोई भी वेरिएबल दो भाग जिसकी दो कैटेगरीज होती हैं, तो उस केस में अगर आपने कंटिन्यूसी टेबल बनाई हुई है और आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 से कम आ रही है, तो उसके उस केस में क्या करते हैं, कुछ करेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, जिसे येट्स करेक्शन कहते हैं, YATES, येट्स करेक्शन। बहुत मुश्किल है क्लास में इस तरह से पढ़ाना। आप सभी लोग को टाइम दिया, जब 5-10 मिनट पहले बता दिया जाता है कि मेरे ख्याल से मैं 15 मिनट पहले ही शायद लिंक डाल दी थी, तो आप लोग प्लीज टाइम का ध्यान रखो। बेसिकली इसीलिए टाइम का ध्यान रखो कि स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को भी है, तो अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत भी होगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि सब लोग क्लास में टाइम पर आए। हम बात कर रहे थे, हाँ, कि अगर आपका वेरिएबल क्या है, डाइकोटोमस है, ठीक है, मतलब आपका वेरिएबल दो भाग में विभक्त हो सकता है, जैसे कि जेंडर को अगर मिल लिया तो मेल और फीमेल, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ है और आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी क्या है, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी 5 से कम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सीगल ने बोला था, ठीक। दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पास, ये तो डाइकोटोमी की क्लास, डाइकोटोमी में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरीज 2 से ज्यादा होगी, जैसे मान लो इनकम है, तो इनकम के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इनकम के बेस पे अगर हम लोग क्लासेस करें जो सोसाइटी में है, तो क्या कर सकते हैं, लो इनकम हो गया, मिडिल क्लास हो गया और अपर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, तो 3 में हो गया, यानी 2 से ज्यादा हो गया, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो उस केस में भी फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ऑब्जर्व की बात नहीं हो रही है, आप ये ध्यान देना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो सकती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। डिलिमिट क्या हुआ है कि आपकी जितनी भी सेल्स बन रही है, उनका केवल 20% सेल में ही 5 से कम हो सकती है। जैसे मान लो अगर आपका 10 सेल है, ठीक है, 5x2 की कोई टेबल है, तो आपकी 10 सेल बन रही है, तो 10 सेल का 20% कितना हो जाएगा, 2। तो यानी केवल अगर 10 सेल है तो उसमें केवल 2 सेल ऐसी हो सकती है जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी, ठीक है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी केस में कभी भी क्या होती है, 0 नहीं होती है, ठीक है। वीरेंद्र, आपकी जो क्वेरी थी वो क्लियर हुई बेटा? वीरेंद्र, जी मैम, कंफर्म। ओके। तो आज हम लोग यस कल मैम। तक हम लोग ने, ओके ओके, जी कल तक हम लोग ने हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी पे न्यूमेरिकल्स लगाए थे 2, ठीक है। जैसे हम ये चेक करते थे कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी उनकी है कि उन सभी में बराबर टर्न्स आने चाहिए, फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व करने पर हमने देखा कि अलग अलग आती है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है, तो उस केस में हम लोगों ने हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाए थे। आज जैसे कि आपको पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली कैसे यूज किया जाता है, गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए और इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए कि कोई भी जो दो वेरिएबल्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने क्लास में अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया और एक आईक्यू टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है। आईक्यू टेस्ट के आधार पे आपने क्या किया, लोअर आईक्यू, एवरेज आईक्यू, अबव एवरेज आईक्यू की कैटेगरीज बना ली, ठीक। और एक दूसरा वेरिएबल आपने क्या लिया, ये तो आईक्यू हो गया, दूसरा वेरिएबल आपने लिया अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट देख लिया किसी भी पेपर का, चलिए मैथ्स का मान लिया, मैथ्स का ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमने ये देखा कि लो आईक्यू में कितने बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे, सेकंड डिवीजन कितने बच्चे, थर्ड डिवीजन, लो आईक्यू के वो सभी बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन
या थर्ड डिवीजन में आ रहे हैं, या जो फेल हो गए उनको हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। इसी तरह मिडिल क्लास, मिडिल आईक्यू वाले जो बच्चे, जो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे, उनमें भी कुछ बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या जो फेल हो गए उनकी कर ली। ठीक है, इसी तरह हमने अब एवरेज वाले बच्चों की भी अचीवमेंट स्कोर्स को नोट कर लिया, जो जिनके मार्क्स कैसे आए थे, फर्स्ट डिवीजन के लायक आए थे, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और जो बच्चे फेल हो गए थे उन सबकी हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। अब रिसर्चर ये जानना चाहता है कि क्या अचीवमेंट और आईक्यू एक दूसरे से स्वतंत्र है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, ये देखना चाहता है। तो इस केस में भी क्योंकि यहाँ डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में मिला है, तो हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। अब सभी के आपके सामने में एक न्यूमेरिकल आपको शो कर रही हूँ, हम लोग समझेंगे इसको और एक स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर एक वो दिख रहा होगा न्यूमेरिकल, जिसमें देखो आप लोग लिखो, उदाहरण लिखा हुआ है, कक्षा 8 के 200 छात्रों के एक प्रतिदर्श के लिए उनके वार्षिक परीक्षा परिणाम तथा मानसिक योग्यता चरों के लिए आवृत्ति वितरण निम्नानुसार था। क्या ये प्रदत्त परीक्षा परिणाम के मानसिक योग्यता स्तर से स्वतंत्र होने की ओर संकेत करते हैं? मतलब जो मेंटल एबिलिटी है और जो आपका रिजल्ट आया, मतलब किसी भी बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी और जो उसका रिजल्ट है, वो आपस में कोई रिलेशनशिप है उनमें, या कोई उनमें डिपेंडेंस है या नहीं है। ठीक, जब ये चेक करना होता है कि क्या मेंटल एबिलिटी पर रिजल्ट, जो रिजल्ट है क्या वो मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या एग्जामिनेशन रिजल्ट्स जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी पर आधारित होते हैं या नहीं होते, ये हमें चेक करना है कि दोनों स्वतंत्र है कि नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली क्या दे रखा है यहाँ पर, ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा होगा एग्जाम में, मेंटल एबिलिटी, उसको उन्होंने क्या किया, 3 भाग में डिवाइड किया है, लो लेवल, एवरेज लेवल, हाई लेवल। ठीक, इसके बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को उन्होंने 4 भाग में बांट दिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल्ड। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ऐसे बच्चे जो हाई लेवल मेंटल एबिलिटी के हैं और साथ ही साथ जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की, उन बच्चों की संख्या को गिन के उन्होंने इस सेल में लिख लिया। ठीक है, जो 15 है, इसको अगर हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे कि हाई लेवल के वो बच्चे या स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। ठीक, इसी तरह 25 क्या है, 25 हाई लेवल मेंटल एबिलिटी के सेकंड डिवीजन वाले बच्चे। थर्ड डिवीजन ऐसा तो है नहीं, कभी कोई जिसकी आईक्यू ज्यादा है वो कभी फेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने टेस्ट भी लिया है और हमने उनकी मेंटल एबिलिटी चेक की, उसके आधार पे इस तरह से फ्रीक्वेंसीज को नोट किया। अब जैसे आप मान लो ये सेल है अनुत्तीर्ण वाली, इसमें 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर देखो तो हाई लेवल के वो स्टूडेंट्स जो कि फेल हो गए, इसका मतलब ये है। इसी तरह आपको एवरेज लेवल पे आओ, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 का मतलब क्या है, एवरेज लेवल के वो स्टूडेंट्स की संख्या जो कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 20 का मतलब क्या है, ऐसे ही एवरेज लेवल के वो बच्चे जिन्होंने सेकंड डिवीजन से एग्जाम पास किया। फिर ऐसे ही 34 एवरेज लेवल के वो बच्चे जिन्होंने थर्ड डिवीजन से प्राप्त किया। तो इसी तरीके से हम क्या किया, इस तरह से आपको दे रखा है। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये हमने अपने डेटा के थ्रू देखा है कि क्या हाई लेवल मेंटल एबिलिटी के 15 बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से प्राप्त किया। तो इसी तरह हमने इसको नोट कर लिया। आपको एग्जाम में इतना दे रखा होगा, यहाँ तक ये मेंटल एबिलिटीज इस तरह से दे रखा होगा, और ये आपका दे रखा 20, इतना पार्ट यहाँ पर एग्जाम में आपको दे रखा होगा। फिर आपको सिंपली क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कैसे, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पर आप टोटल लिखोगे, ठीक है, रो कॉलम वाइज सबका टोटल करोगे ऐसे ऐसे वर्टिकल, और रो वाइज भी टोटल करोगे। ठीक है, इन सबको आपने टोटल किया, इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जब आप वो करोगे, आप उसको ऐड ऑन करोगे, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है जो कि बोल्ड में आपको दिख रही है 200, वो सेम आएगी। अगर सेम नहीं आती इसका मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई क्वेश्चन का मतलब क्या है? किसी को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? मैम, जो उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर के हैं स्टूडेंट्स, वो एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं। एनपीसी को अगर फॉलो कर रहे थे तो हम लोग आई स्क्वायर क्यों लगाते हैं, बताओ? आई स्क्वायर आपका नॉन पैरामेट्रिक है ना?
नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तभी लगाया जाता है जब आपका डेटा जो है वो एनपीसी को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ठीक है संजय, क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, यस और मैम। न्यूमेरिकल को समझने में कोई अगर परेशानी तो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम जो उसमें क्या कहते हैं, इसमें जो दिया हुआ है योग में उच्च स्तर के मतलब जो है और निम्न स्तर के और एवरेज में, वो ऐसा हमें लग रहा था, तभी हम पूछा कि मतलब एनपीसी को जो मतलब फॉलो कर रहा है। देख के पता लगा सकते हैं कि एनपीसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मार्क्स को देख के पता लगा सकते हो कि एनपीसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो और आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी होती है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एसपीएसएस, उसमें टेस्ट बेसिकली होते हैं नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। उसमें हम डेटा को फीड करते हैं और फिर डिफरेंट तरीके होते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू, बॉक्स प्लॉट के थ्रू, और नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए भी मुझे टेस्ट होता है। उसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि जो आपके पास डेटा आया है वो एनपीसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम डेटा को देख के नहीं पता लगा सकते कि वो एनपीसी को फॉलो कर रहा है या नहीं। उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन के थ्रू ही हम बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है, तो आप ये देख सकते हो। ये पूछा है लास्ट में कि क्या ये जो परीक्षा परिणाम आया है वो मानसिक योग्यता स्तर से स्वतंत्र होने की ओर संकेत करता है। मतलब ये दोनों एग्जाम रिजल्ट्स और मेंटल एबिलिटी, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, क्या आपस में इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या काम होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगी इस केस में? सिंपली हमेशा याद रखना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस किसी भी संबंध का या किसी भी अंतर का को नहीं मानती है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बनेंगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। ठीक, क्या होगा कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तथा मानसिक योग्यता में कोई सार्थक संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस आपकी ये बोलेगी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या करती है? जो भी आपका डिफरेंस है या जो भी रिलेशनशिप है उसको निगेट करती, मना करती है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी सिंपली बन जाएगी कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन रिजल्ट या परीक्षा परिणाम और मानसिक योग्यता में सार्थक संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपकी बन गई। अब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लोगे। आप चाहो तो 0.0, अगर एग्जाम में दे रखा है आपके न्यूमेरिकल में तो आप उसी को लेके चलोगे। जैसे 0.05 मेंशन कर रखा है तो उसको लोगे, और अगर नहीं मेंशन किया तो आप अपने हिसाब से 0.05 या 0.01 कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नल हाइपोथेसिस बना ली हमने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या आता है? कक्षा स्तर निर्धारित कर। हाँ वीरेंद्र, क्या बता रहे हो आप? मैम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निर्धारित करते हैं। हाँ कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक हम लोग दो न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और स्टेप्स भी यहाँ सबको बताए ही हैं। इसके बाद आप करोगे। मैम कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसके बाद मैम एक्सपेक्टेड। 1 सेकेंड। हाँ, अभी किसी ने सही जवाब दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सभी कॉपीज और पेन लेके बैठे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे बनाते हैं। ये टेबल आपको सामने दिख रही है। ठीक है, आप अपने एग्जाम में क्या करोगे? जैसे सेल यहाँ पे 15 लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इन सेल्स को थोड़ा सा आप क्या करो, ब्रॉड बनाओ, चौड़ा बनाओ, तो ताकि हम ये आप इसको इसके सामने लिख दो FO इज इक्वल टू 15 और FE हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप सभी लोग अगर कॉपी में बना रहे हो इसको, तो आप लोग क्या करो, ये जो सेल्स बनाई है उसको चौड़ी चौड़ी बनाओ, क्योंकि FE को भी हम यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। कैसे हम ऐसे बता रहे हैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है, आप क्या करो सिंपली, क्योंकि अलग अलग लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, सॉरी। हाँ, आप क्या करो, ये आपका ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो स्पेस है उसको चौड़ा कर दो, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका FO है, ठीक है। और हल्का सा इसको यहाँ पर ऐसे करके आप, ये तो इतना आपको एग्जाम में दे रखा होगा, आपको सिंपली क्या करना है, एक यहाँ पर FE कैलकुलेट करना, तो हर सेल के लिए FE हम लोग उसी सेल में कैलकुलेट करते रखते जाएंगे, ताकि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, इस तरह से करके, ठीक। अब FE कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखना, जब इस तरह का केस होगा, इंडिपेंडेंस की बात आ रही है और हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 15 के लिए, इस वाली सेल के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि ये किसमें है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे 15 है, इसके फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का जो टोटल होगा 30 और फर्स्ट रो का जो टोटल होगा 60, यानी 30 इंटू 60 करोगे, उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, FE क्या आएगी यहाँ पर 30 इंटू 30, आप यहाँ से देखोगे जो भी सेल है उसका कॉलम का टोटल इंटू उसकी रो का टोटल और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में इसका कॉलम का देखो तो टोटल कितना आ रहा है 30 और इसकी रो का टोटल आ रहा है 16, तो 30 इंटू 60 अपॉन 200, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी कॉलम में ये FO इज इक्वल टू 15 है और FE इज इक्वल टू क्या कर दो 9 लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना। अब जैसे मान लो 25 के लिए निकालना है, तो 25 के लिए क्या करेंगे, ये 25 जिस कॉलम में है उसका टोटल और जिस रो में है उसका टोटल, 25 के कॉलम का टोटल कितना है आपका 70, तो 70 इंटू, अब क्या लिखेंगे हम लोग 70 इंटू जो भी सेल लेंगे उसकी कॉलम, हाँ क्या लिखेंगे 80 क्यों लिखेंगे, अब हम 25 का लेके चल रहे हैं ना, इस वाले का निकालना है। देखो 25 है तो 25 जिस कॉलम में है उसका टोटल यानी 70 ले लिया, ठीक, ये 70 लेंगे, 70 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 200। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पीछे से बताया। और फिर 25 आपका जिस कॉलम में है उसका टोटल और जिस रो में है, तो आप फर्स्ट रो का टोटल क्या है 60 है, तो 60 लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, क्लियर है सबको। अब ऐसे ही आप ठीक, अब जैसे 16 के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का टोटल 60 है, इस रो का टोटल 60 है, तो 60 इंटू 60 और ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसे डिवाइड कर दोगे तो 60 इंटू 60 अपॉन 200, ठीक। अब ऐसे ही 4 के लिए क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 200। सब किसी को डाउट है यहाँ पर, कोई शंका है कि कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। अब जैसे हम लोग मिडिल लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो मिडिल जैसे मान लो ये 10 है, ठीक है, तो अब क्या आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो सेल हम लोगों ने ली है, जो पोस्ट हम लोगों ने लिया है, उसमें जो नंबर लिखा है उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उस कॉलम का टोटल। तो इस कॉलम का टोटल क्या है 30,
ठीक, 10 के लिए कॉलम का टोटल तो 30 है, लेकिन अब रो कौन सी हो गई, दूसरी हो गई, तो इस रो का टोटल कितना है 80। 80 तो 30 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200। ऐसे ही 20 के लिए क्या हो जाएगा 70 इंटू 80 अपॉन 200। सिमिलरली 34 के लिए क्या हो जाएगा 60 इंटू 80 अपॉन 200। ठीक, ऐसे ही 16 के लिए कैसा हो जाएगा 40 इंटू, कॉलम को देखेंगे और रो को देखेंगे, कॉलम का टोटल 40 है, रो का टोटल 80 है, तो 40 इंटू 80 अपॉन 200। ऐसे ही आप लोग लो लेवल पे आ जाओ, तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 5 के लिए कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है, तो इसका टोटल कितना है 30 है। अब लेकिन इस रो चेंज हो गई चूंकि, तो ये वाली इस रो का हमें टोटल देखना पड़ेगा, इस रो का टोटल कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। 25 के लिए 70 इंटू 60 अपॉन 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी लोग क्या करो, सबसे पहले तो कितनी सेल्स है हमारे पास 1 2 3 4 4 1 2 3 12 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास है, 12 ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप लोग को कैलकुलेट करनी है। आप लोग के पास 2-3 मिनट का समय है, सभी लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसको आप सिंपली क्या करो, मैंने जैसे बताया, आप क्या करो जब ड्रॉ करते हो कॉपी में, तो जो सेल्स है उनको चौड़ा बनाओ। एफओ की वैल्यू मिल गई, एफई की वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे 2-3 मिनट आपके पास है मैंने दिए हैं, और उसमें मुझे बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने, ये टेबल बना चुके हो आप लोग। बना रहे हैं। आप सभी लोग ने क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके हो आप सभी लोग। यस मैम। ओके, हो गया। हो गया। अब सभी लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट रो में। लक्ष्मी बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं कि सारे स्टूडेंट्स कर ले, हम लोग साथ में चलेंगे ना। यस मैम। बस 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बड़ा है ही है। खैर, घर पे लाइट आ रही है।
हाँ, सभी स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली? यस मैम। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आ रही है। फर्स्ट सेल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आप सभी की? मैम 9, 21, 18, 12। ठीक है, ठीक है। मैम टोटल 60 आ रही है मैम फर्स्ट की। अरे सब पहले अलग अलग तो बताओ, इसी में तो एफओएफई में ही तो सब खेल है। आलू क्या आ रही है? एवरेज लेवल की बताओ कितनी आ रही है? मैम अभी हल कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो मैम पहले 9 आई है, फिर 21 आई है, फिर 18 आई है, फिर मैम 12 आई, टोटल मिला के मैम 60 आई है। क्या बोलूंगी समझ में आ रहा है कुछ? एवरेज लेवल का बताओ। अंजना ने या प्रीति ने तो उसका बता दिया। मैम 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 एवरेज 12 है, 28 है, 24 है, 16। अच्छा ठीक है लक्ष्मी, और टोटल आपका आ गया 80 आ गया, ठीक है ठीक है। टोटल सॉरी है ये। और फिर आप लोग लो लेवल का कोई, वीरेंद्र बताइए लो लेवल में क्या आई है फ्रीक्वेंसी? 9, 21, हाँ 18, हाँ 12, ठीक है ठीक है। तो टोटल ये मैम आपकी 60। क्या आ गई? आपके पास काई स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिंपली दो चीजें चाहिए होती हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है क्योंकि उसी पर हमने डेटा कलेक्ट किया होता है, वही हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग उस हिसाब से निकालते हैं कि हाइपोथेसिस कैसी है हमारी। तो जब आपकी हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो आपको सिंपली एक्सपेक्ट यही याद रखना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस केस में मैंने जैसे बताया कोई भी सेल होगी तो क्या करेंगे, उसके रो का टोटल, उसके कॉलम का टोटल को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी से, या टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर यहाँ पर ऐड होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, हर सेल के लिए एफओ और एफई की वैल्यू आ गई। अब आप सभी लोग रिकॉल करो कि काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है सिंपली एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफई, ठीक। ये अब तो इसका, और यहाँ पर समेशन लिखा है j इज इक्वल टू 1 to g, यानी 1 to g मतलब जितने आपके पास सेल हैं, एक से लेकर जितनी भी सेल्स हैं। तो सेल्स क्या है हमारे यहाँ पर, कितनी सेल होगी, कितनी सेल है कोई बताएगा कितनी सेल है इस न्यूमेरिकल में? मैम 3। 3 नहीं, देखो सेल बेटा ये होती है, आप लोग ये सेल को जो कंफ्यूजन होती है, ये जो है आपके जितने जितने ऊपर में को मैम हाँ 4। जितनी फ्री हाँ 12 हो जाएंगी ना, 12 सेल्स हैं। देखो कैसे, ये जो हम लोग तो अपने मन से बनाते हैं, ये सारा जो कॉलम रो बनाया, बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज को लेकर जो बनाई हुई सेल होती है उन्हीं को हम गिनते हैं। जैसे जब आप इस केस में, हाँ संजय क्या बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो? ठीक है, तो हम लोग को सेल कैसे गिनते हैं, सिंपली आप सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो प्लीज। हाँ, सेल कैसे गिना जाता है, जिनमें फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, दी हुई होती हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है 4 मैम 4 है तो इसमें 4 है तो उसका 4 4 और ये 4, तो 4 क्रॉस 3 यानी 4 3 जा 12। संजय अभी आप अपने आप को म्यूट करो, अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ उसके बाद बात करेंगे हम लोग। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो कितनी सेल्स है हमारी, जो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं 15 25 16 4, ये सब टोटल इन सबको नहीं गिनेंगे, सिर्फ जो हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उनको गिनेंगे। तो 15 25 16 4 यानी 4, ये नीचे की 4 नीचे की 4। तो ये आपके पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स देखो 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है इस, ठीक है, नहीं 12 तो सेल्स हैं, कॉलम कितने हैं 4, ठीक है। कॉलम आप वर्टिकल देखोगे ऐसे 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब रोज कितनी है हमारी, केवल ये टोटल वगैरह की रोज को नहीं गिना जाता है कभी भी, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उन्हीं को गिनेंगे। तो ये एक रो हो गई पूरी 1, आप लोग कर्सर को देखते जाओ 2 और ये 3, तो कितने हो गई रोज 3 हो गई, और कॉलम कितने हो गए हमारे पास 4, ठीक है। समझ में आ गया? इस केस में जो मैंने आप लोगों को स्टेप समझाए थे, जैसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, मैंने वहां पर लिखा था R-1 इंटू C-1। हाँ, यहाँ पर आप लोग देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, R-1 इंटू C-1, ठीक है। जब आपके पास 2 क्रॉस 2 या उससे ज्यादा की टेबल होती है, जब टेबल्स होती है आपके पास कंटिन्यूसी, तो उस केस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं,
जितनी भी रोज होंगी उसमें से 1 माइनस करेंगे, इनटू जितने भी कॉलम होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रोज कितनी है, 3 है, तो 3 में से 1 घटाया कितना है, 2। ठीक, मैम और कॉलम हमारे पास 4 है, 4 में से 1 घटाए तो 3, तो 2 क्रॉस 3 यानी 6, तो यानी यहाँ पर क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक, हाँ, हमें नल हाइपोथेसिस बना ली हमने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ma'am. देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर ली, एफ निकाल ली। अब हमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना होता है, वो होता है एफओ माइनस एफ का होल स्क्वायर निकालना हर सेल के लिए, और फिर उसे एफ से डिवाइड करना। तो हम एक ही सेल को लेके चलेंगे। तो आप सिंपली चाहो तो इस तरह की बुक्स में टेबल दे रखी है, ठीक है। आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, इस बुक से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने एफ और एफ निकाला है, तो हर सेल के लिए आप सभी लोग सेपरेट क्या कर सकते हो, एफओ में से एफ माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, और उसे फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे, और हर सेल के लिए अलग से ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सभी सेल के लिए जो वैल्यू आई है एफओ माइनस एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ, इन सबको जब एड ऑन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट सेल के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपकी 15 है, एक्सपेक्टेड कितनी आई थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 9 आई थी। ठीक है, 9। तो यानी एफओ की वैल्यू, हाँ, एफओ की वैल्यू 15 है, एफई की वैल्यू 9 है। अब एफओ माइनस एफई करोगे, इसका होल स्क्वायर निकालो, और उसको फिर एफई से डिवाइड करो, जो वैल्यू आती है उसे अलग से नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, हर सेल के लिए, यानी जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हैं उन सभी के लिए, उन सभी 12 सेल्स के लिए आप यही क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफई। आप लोग के पास 10 मिनट का समय है, सभी लोग कैलकुलेट करो इस वैल्यू को। समझ में आ गया ना कि अब क्या करना है हमें? किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है इस समय। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए मैम। देखो, हमने क्या कर लिया, एक्सपेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, हमने हर सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी सेल हम लोग लेके चल रहे हैं, उस जो भी सेल हमने जैसे मान लो 15 वाली ली है, तो इसका जो कॉलम का टोटल होगा 30, और इसकी जो रो का टोटल होगा 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 30 इंटू 60, और उसको डिवाइड करना है आपके इस टोटल वाले से। ठीक, इस तरह से करके हमने सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब हमें काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सिंपली हर सेल के लिए, हर जितनी भी ये सेल हैं जो कि गिवन सेल्स हैं, यहाँ पर 12 सेल की संख्या है, हर सेल के लिए आप एफओ माइनस एफई करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, और एफई से डिवाइड करोगे, जो कि आपको ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये जो सिग्मा के अंदर ये सिग्मा के अंदर, एक मिनट, ये जो वैल्यू है वो हम हर सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर इनको क्या करेंगे, एक साथ ऐड ऑन कर देंगे, तो वो वैल्यू आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, आप सभी लोग के पास 5 मिनट का समय है, आप सभी लोग काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। किसी को कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग अपना कंटिन्यू करें।
मैम 28.77। हाँ लक्ष्मी, आप क्या बोल रहे हो? कितना वैल्यू आया? मैम 28.77। अच्छा, पूरा कैलकुलेट कर लिया ना ये वैल्यू 28? यस मैम। अब अपने अपना वो निकालो, टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, और फिर आंसर अपने पास रखो। यस मैं भी पूछूंगी। बाकी किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है अभी तक? तो कैलकुलेशन ये लेंदी होता है प्रोसेस, लेकिन चूंकि हम लोग मैनुअली कर रहे हो तो टाइम तो लगता ही है। वैसे आप लोग सॉफ्टवेयर से करोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो हो जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आखिर ये चीजें आती कैसे हैं। तो सबसे पहले मैनुअली सीखना चाहिए, उसके बाद SPSS या डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद लेनी चाहिए। आलोक, वैल्यूज निकाली? कुछ आया आपका? मैम कर रहे हैं मैम। आंसर चाहिए मुझे आलोक। आज हर बार यही आंसर आता है कि कर रहे हैं। एक सेल की ही वैल्यू सही बताओ। कुछ बच्चे ऐसे जिनसे मैं जब भी पूछूं वो हमेशा यही बोलते हैं कि अभी कर रहे हैं। मेरा 28.23 आ रहा है। ठीक है लक्ष्मी, सही है। बाकी अब पूरा आंसर निकाल के रखो कि आप क्या हो रहा है हाइपोथेसिस के साथ। फाइनल आंसर निकाल के आप रखो, मैं आपसे पूछती हूँ अभी। बाकी अभिषेक, वीरेंद्र, अंजना, क्या क्या सिचुएशन है आप लोग के? मैम 28.99। 28.99। मैम 99। 1 सेकेंड देखो। 28 पॉइंट। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बेसिकली इसलिए भी हो सकता है ना कि पॉइंट्स के आधार पे कुछ लोगों ने 2 डिजिट तक लिया होगा, किसी ने 3-4 तक लिया होगा। 28 पॉइंट समथिंग करके मान के चल रहे हैं हम, अभी आ रहा है। ओके मैम, दोबारा से फिर से कर ले रहे हैं। हाँ, एक बार चेक करो। मैम 0.5 लेना है, लेवल सिग्निफिकेंट लेवल। 0.05 0.5 नहीं, 0.05। 0.5 तो बहुत ही क्या नहीं। वीरेंद्र, आंसर क्या आया बेटा आपका? कर रहे हैं मैम, अभी सेल का निकाल रहे हैं। ठीक है। ये वैसे एक वैल्यूज का आप देख सकते हो, जिन्होंने कैलकुलेट की है यहाँ से चेक कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट रो का इन्होंने इस तरह से किया है। एग्जाम्स में चाहो तो आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हो, वैसे आसान है। फर्स्ट रो के पहले सभी कॉलम्स, सभी सेल्स का कर लिया, उनका F4 FE लिखा, माइनस किया, उनका स्क्वायर किया, उसे FE से डिवाइड किया। इसी तरह दूसरी रो को लिया उन्होंने। फाइव स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है 28.53। 28.53। अब जिनकी वैल्यू यहाँ तक आ गई वो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं टेबुलेटेड वैल्यू।
आप सभी को पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज कर रखा है 0.05, और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, रो -1 इंटू कॉलम -1। आपको मैंने बता दिया है कि रोज कैसे गिनते हैं और कॉलम कैसे गिनते हैं, तो वहां से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेल्प से आप काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू तक पहुंच सकते हो। 2 मिनट का मैं समय और दे रही हूँ आप लोग को। मुझे आंसर्स बताओ आप लोग। 2-3 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 20 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग। मैम 28.37 आ रहा है मैम। मैम पाई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू 28.53 है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की काई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि 28.53 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 28.53 आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जैसे कि हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू वो ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोग टेबल्स की सहायता से, टेबल की हेल्प से डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखकर काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इस केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 6 आ रही है, 6 आ रही, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू देख लेते हैं टेबल्स पे। आपकी वैल्यू मैम 12.59। अच्छा, तो यानी कि 6 पे हम लोग चले, 6 देखे और 0.05 देखे, तो आपकी वैल्यू आ रही है 12.592। यानी कि जो टेबुलेटेड वैल्यू है, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो टेबुलेटेड से क्या है, बड़ी है। तो यानी काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट। और इस केस में फिर जब वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट होती है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज्यादा होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक। तो और हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी, नल हाइपोथेसिस हमने क्या क्रिएट की थी, क्या फॉर्मुलेट की थी, सार्थक अंतर है। सार्थक अंतर, संबंध है मैम, संबंध बोला था कि संबंध है। संबंध है, नल हाइपोथेसिस है मैम नहीं बोला था, नहीं सॉरी मैम, है ना। नहीं बोला था। नल हाइपोथेसिस मैंने जैसे कि बताया कि नल हाइपोथेसिस हमेशा किसी भी संबंध या डिफरेंसेस को नकारती है, मना करती है। तो उस नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग परीक्षा परिणाम मानसिक योग्यता में संबंध नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो कक्षा 8 के जो बच्चों का एक डेटा लिया गया, उसमें उनकी परीक्षा परिणाम और मेंटल एबिलिटी में सार्थक संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है और उसको हम पूरा बकायदा वैसे लिखेंगे जैसे हमने आपको सिखाया है कि चूंकि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी है, अतः काई स्क्वायर की वैल्यू सार्थक है और इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। अर्थात कक्षा 8 के छात्रों के परीक्षा परिणाम और मानसिक योग्यता स्तर में सार्थक
संबंध है या ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये वाला आज का जो एक दूसरी सिचुएशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल था समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स और कर लेना ताकि आप लोग की जो वो है इस फैमिलियरिटी है इसके साथ वो बढ़ जाए और आप लोग को समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल किया, एक दो और करोगे तो और इजीली आपको ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जिसको इतना मैंने समझाया, अगर किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है और इसके बाद आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करेंगे। मैम क्वेश्चन दे दीजिए जैसे उस दिन दिया था इस तरीके से क्वेश्चन एक दे दीजिए तो फिर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को भेजती हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आपके। ओके मैम, अभी मैं भेजती हूँ थोड़ी देर में। ठीक, थैंक यू क्लास। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।